तेज तर्रार और निडर लड़की रिंकू पटेल के पिता और मां के बीच अलगाव होने के कारण वो मुंबई में अपनी मां के साथ रहा करती थी, पर मां की मौत के बाद उसे पिता के साथ अहमदाबाद जाना पड़ा। उस दिन मेरा वेलकम सबने बहुत लाड प्यार से किया। पापा से तो मैं मुंबई में कई बार मिलती रहती थी, पर दादी और प्रीति बुआ का अपनापन मेरे लिए काफ़ी नया लेकिन सुख भरा एहसास था। मुझे सबसे ज़्यादा सुखद एहसास मम्मी से मिलकर हुआ। मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरी सौतेली माँ है। बालों में कभी तेल नहीं लगाती क्या? नहीं, मुंबई में तो मुझे कभी टाइम नहीं मिलता था। यहाँ पर तो बहुत टाइम है। पूछू ने, मैं तेरे बालों में जड़ी बूटी वाला तेल लगाऊंगी, इससे तेरे बाल और घने हो जाएंगे, देखना। रिंकू की चोटली देखकर पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे कि चीकू खड़ी है। मैं तो बरसों पीछे चली गई। चीकू मेरी बहन थी। हम लोग चीकू के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करते थे, पर मेरी पत्नी ने अनजाने में रिंकू को चीकू का रूप दे दिया था। रिंकू खुश थी और मैं भी यही चाहता था, इस घर में उसे कभी कोई दुख ना हो, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। थैंक यू वेरी मच सोनी। हाँ हाँ, गिफ्ट तो मैं मुंबई आकर तुझसे ले ही लूँगी। सेलिब्रेशन? नहीं यार, कोई पार्टी नहीं है। मुझे लगता है मेरे वेलकम के चक्कर में सब भूल ही गए कि आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, तुझे पता है पापा का घर कितना प्रिटी है? अरे मुंबई में इतनी खुली जगह, इतना बड़ा घर कहाँ होता है। हाँ हाँ, सब ने एक्सेप्ट किया। और मम्मी तो बेहद स्वीट है।
रिंकू, ओ रिंकू, ओ रिंकू, रिंकू, ओ रिंकू, तुझे मना किया था ना वहां जाने से। जल्दी आओ इधर। देख बेटा, जल्दी आ जा, घर पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, रिंकू कहाँ है? આવી છે અનિલ, આવી છે। अरे रिंकू, चलिए यहाँ बेटा, केक काट। आज कितने वर्षों बाद इस घर में केक की सुगंध फैल रही है। चल मेरी डिग्री, जल्दी आ बेटा। आ बेटा। रिंकू, क्या हुआ बेटा? रिंकू, શું થયું બેટા? रिंकू, रिंकू, रिंकू क्या हुआ बेटा? શું થયું બેટા? रिंकू, 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 रिंकू क्या हुआ? रिंकू, रिंकू, रिंकू क्या हुआ? रिंकू, रिंकू, अनिल भाई, रिंकू, रिंकू क्या करी बेटा? रिंकू! क्या हुआ बेटा? रिंकू उस समय एकदम डरावनी और विचित्र लग रही थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसे कमरे में लेकर आए। रिंकू कपड़े ही नहीं बदलने दे रही थी। भाभी और मैंने पूरी शक्ति लगा दी। इसी बीच अनिल भाई ने डॉक्टर को फोन किया।
बुखार तो बहुत ज्यादा है। कुछ जलने की बात आ रही है। हाँ, कुछ चमड़ी जलने जैसी आवाज आ रही है। बिन माँ की बच्ची पहली बार पापा के घर आ रही थी। चिंता तो सबको हो रही थी। एक तो रिंकू की हालत, उस पर वो बदबू कोई सहन नहीं कर पा रहा था। आइए डॉक्टर साहब। फीवर तो बिल्कुल नहीं है, थर्मोमीटर से चेक किया था। शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। शायद ट्रैवलिंग और थकान की वजह से थोड़ा फीवर आ गया होगा। मैं देखता हूं। डॉक्टर होने के नाते ये बताना जरूरी है कि रिंकू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। शायद अपनी मां को खोने के सदमे से वो बाहर नहीं आ पाई है। बट डोंट वरी, मैं कल डॉक्टर सिन्हा से बात करके कल सुबह के लिए सिटी हॉस्पिटल में तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूं। तू जय आओ जय, अने घबराओ नहीं। मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। मैं रिंकू की हालत समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि लड़कियों की इस एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसी वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं, पापा था उसका। डॉक्टर की बात मानने को बिल्कुल मन राजी नहीं था। मैं बहुत ही घबरा गया था। अनिल भाई, रिंकू बेटी। बेटी नहीं, हूँ तारी बेन छू। भूल गया मैंने। हूँ रिंकू नहीं, चीकू छू, चीकू। भूल गया मैंने। हाँ? अरे चुप केम से बोल। ले तो बोल तो बोल। माँ! 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 वो बात सुनकर मेरे पैर के नीचे से धरती सरक गई थी। डर की वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी।
मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। जो हाल मेरा हुआ था वही हाल मैं तेरी बेटी का करूंगी। रिंकू, मैं रिंकू नहीं चीकू हूँ। मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। रिंकू मेरे बेटे। ऐसा डर मेरे पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। वो रिंकू थी ही नहीं, वो साक्षात चीकू थी। उसकी आंखों में और आवाज में कितना क्रोध और कितनी घृणा थी। हम सब डर से कांप रहे थे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश काका, काका, कहाँ से निकाल जल्दी, जल्दी डोर से निकाल काका। चीकू के बारे में पति से सुना तो था, मगर चीकू प्रेत बनकर रिंकू पर सवार हो गई है, ये देखकर डर के साथ कई सवाल मेरे मन को जकड़ रहे थे। पर वो समय कुछ पूछने का नहीं था। सब सन्नाटे में आ गए थे, सब चुप थे। सबको विश्वास हो चुका था कि रिंकू बीमार नहीं है। गुरुजी मेरी डिग्री को बचा लीजिए। वो चीकू बरसों बाद वापस आ गई है। वो उसे मार डालेगी। मेरी बिटिया को बचा लीजिए गुरुजी। हमने तो उसकी आत्मा को उस जगह पर सीमित और शांत करने की विधि की थी और मना किया था कि उस जगह पर कोई भी ना जाए। अवश्य आपकी बेटी उस जगह पर गई होगी। जी गुरुजी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। हम लोगों ने उससे सब बात छुपा ली थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बिल्कुल मासूम है गुरुजी। क्रोधित और भटकती हुई आत्माएं ठिकाना ढूंढती हैं। गुरुजी बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी डिग्री रिंकू को बचा लीजिए गुरुजी। सूर्य उदय होने से पहले पहले कल आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाइए। एक बार सूर्य उदय हो गया तो वो आत्मा गायब हो जाएगी और फिर पकड़ में नहीं आएगी। याद रहे, वो इतनी आसानी से यहाँ आने नहीं देगी। अब अगर कोई भी सामने आता है तो रुकना मत। अब अगर कोई भी सामने आता है तो रुकना मत।
मेरे पति रिंकू को लेकर गुरुजी के पास रवाना हो चुके थे, पर मैं ये सोच सोच कर डर रही थी कि रास्ते में क्या क्या होगा। पापा मुझे बचा लीजिए, पापा ये खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं काका, इसे मत खोलना। गुरुजी ने सचेत किया, इसे बिल्कुल मत खोलना। मुझे पापी, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी? मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। चलो भाई, रोकना मत। पंडित, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी को देखकर जहां मेरी हिम्मत बढ़ी, वहीं रिंकू आपे से बाहर हो रही थी। बता, तू इस शरीर में डेरा क्यों डाले हुए है? इसके बाप को सबक सिखाने। पंडित, तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने नहीं, इसके बाप ने बिगाड़ा है मेरा और मेरे भावेश का। मना किया था, समझ नहीं आती तुझे, समझ नहीं आती। अनिल भाई, તમે સારો નહીં કર્યો। अनिल भाई, तेरी वजह से मैं मरी, अब मैं तेरी बेटी को मारूंगी। आत्महत्या करना पाप है। तुझे मुक्ति चाहिए? मुक्ति नहीं, मुझे सिर्फ एक शरीर चाहिए था जो मुझे मिल गया है। तुझे ये शरीर छोड़ना होगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। पंडित, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगी। ओम। तेरी वजह से मेरी मौत हुई, अब मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी।
उस समय मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। पापा ने मुझे नींद से जगाया तो मेरा बदन दर्द से टूट रहा था। पापा की आंखों में भी आंसू थे। अकाल मृत्यु में आत्माओं की मुक्ति नहीं हो पाती, और यदि वह आत्महत्या हो तो आत्माओं की मुक्ति होना काफी मुश्किल हो जाता है और वह उस स्थान के साथ जुड़ी रह जाती है। इसे हम अर्थबाउंड स्पिरिट्स के नाम से जानते हैं। रिंकू की बुआ एक माध्यम ढूंढ रही थी जिससे वो अपने घर वालों को बता सके कि जो भी उसके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। रिंकू की बुआ की आत्मा को एक मौका मिला कि वो रिंकू को माध्यम बना के उसके पिता तक ये बात पहुंचा सके कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। जब तक ये संसार रहेगा, ये परंपरा रहेगी, तब तक प्रेत की आयु 10,000 वर्ष होती है और वह 10,000 वर्ष चीकू वहीं प्रेतत्व को प्राप्त होकर के शतगतिशील रहेगी। उसकी सदगति केवल महानारायण बलि, गया श्राद्ध और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से होगी, जिसके पश्चात उस स्थान पर कोई भी जा सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है, घर मकान बना सकता है, सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। मेरे साथ जो भी हुआ उसकी याद भले ही ना हो, पर उसका एहसास आज भी मेरे दिल को सहमा देता है। मैं फिर अहमदाबाद अपने घर कभी नहीं गई। बड़ा मन करता है दादी, प्रीति बुआ और मम्मी से मिलने का, पर फिर गुरुजी का आदेश याद आ जाता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? बेगम, पुराने मोहल्ले की पड़ोसन होगी, पूरी फैमिली के साथ आई होगी मिलने। मजाक छोड़िए, बाहर जाकर देखिए कौन आया है। कौन है भाई? अरे सब्र करो, आ रहे हैं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? इतनी रात गए कौन हो सकता है? कौन है? कौन है भाई? अरे कौन है वहां? कौन है? कौन है भाई? भाग गया कम वक्त। चलिए अबू आइए। मैं वो झालर दिल्ली से लाई थी। सोचा जब हम नए घर जाएंगे तो वहाँ लगाऊंगी। उसे टूटा देखकर बहुत अफसोस हुआ। उस दिन अब्बू और भाईजान सुबह सुबह नाश्ता करके दुकान चले गए। उसी वक्त टेरेस से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। मेरा ईद वाला सूट भी फाड़ दिया। कौन कर रहा है ये सब? आपने देखा ना, सुबह झालर भी तोड़ दिया और अब ये। कौन हमें तंग कर रहा है? अम्मी चलो चलो यहाँ से, चल।
चल। कहा जाता है कि ऐसे इनह्यूमन स्पिरिट्स कई तरह से, कई साइन से इंसानों से कांटेक्ट करते हैं। जीरो का साइन का बनना, इसके बहुत सारे इशारे हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब, जीरो एक नई शुरुआत हो सकता है, वो फैमिली जो है एक नई शुरुआत करे। दूसरे घर में जीरो का ये भी मतलब हो सकता है कि वो घिर चुके हैं। हाँ बेटा, माल ट्रक में लोड करा दिया है। बेटा ध्यान से, रास्ता नया है। ठीक है, मैं जैसे ही माल की डिलीवरी कर देता हूँ सीधा घर ही वापस लौट आऊंगा। हाँ। हाँ बेटा। क्या? समरीन ने उस रोज मुझे फोन किया था। कपड़ों के फटने की खबर सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया था। एक रात पहले भी दरवाजे पे ठक ठक की आवाज, सुबह झालर बिखरी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था ये काम किसका है। श्रीवास्तव जी इस मकान के पुराने मालिक। काफी बार फोन करने के बावजूद उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। टेंशन तो मुझे बहुत होने लगी। उस समय सोच रहा था कि शहर से इतने दूर ये मकान लेके कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? माल तो चेक करके ही पैक किया था। हाँ, अरे अब्बू ने और मैंने, हाँ हम दोनों ने। पर यार वो, अच्छा ठीक है, हाँ हम बोल देंगे। हाँ हमारे सामने बैठे हैं। ठीक है। चाय बोला था ना? ये क्या है? वो शाम को अम्मी ने फातिया किया था हलवे पर, वही है। चाय बन रही है। बेटा एक कप चाय हमारे लिए भी ले आना। जी अब्बू। अच्छा समरीन कहाँ है? उसको बोलो चाय लेकर आए। जी अच्छा। क्या बात है बेटे, किसका फोन था? अब वो वर्मा जी के मैनेजर का फोन था। मुझसे कह रहा था कि जितने भी एचआर की पैकिंग हमने कल करवाई थी उस सब में फंगस लग गया है। फंगस कैसे लग सकता है अचार में? ऐसा कैसे हो सकता है? और माल भी घर के अंदर रखा था, कल ही गोडाउन भिजवाया। माल तो चेक करके ही पैक किया था। फंगस कैसे लग सकता है? मम्मी! ममुना! ममुना क्या हुआ? अम्मी! 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 उठो अम्मी! 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 ममुना! अम्मी! तुम ठीक तो हो? ममुना! ममुना, क्या हुआ था? पता नहीं, वजू बनाने के लिए जैसे ही उठी अजीब सी घबराहट हो रही थी और जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ गई आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया। उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ। अब्बू, ऐसा लगता है अम्मी का बीपी फिर से लो हो गया है। आप डॉक्टर को बुला लें तो अच्छा होगा। हाँ मुनीर, जल्दी से डॉक्टर अंसारी को फोन करो। आइए डॉक्टर। देखिए अशरफ भाई, एक फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। घर में कोई झगड़ा या तनाव तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। क्यों? फिर तो बड़ी अजीब सी कंडीशन है। इस बार भाभी का बीपी लो नहीं बल्कि हाई है। आप घबराइए नहीं, मैंने दवाई लिख दी है। आइए।
इस बार भाभी का बीपी लो नहीं बल्कि हाई है। आप घबराइए नहीं, मैंने दवाई लिख दी है, आइए। जैसे आग के पास जाने से तापमान बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसी शक्तियों के आसपास होने से शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। मैमूना के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका लो बीपी हाई बीपी में कन्वर्ट हो गया। तुम लोगों ने खाना खाया? अम्मी आप फिक्र ना करें, आप सो जाएं, हम सब खाना खा लेंगे। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना तो वो कोई ख्वाब था, ना ही किसी दवा का असर। सब मेरे आसपास खड़े होकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, पर सबके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अशरफ, आप इमाम साहब से जरूर मिलते आइएगा, और अगर हो सके तो घर ले आइएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बू, बस एक मिनट और। तुम आज घर पर ही रहना और अम्मी का ध्यान रखना। शाम को हम सभी लोग बाजार चलेंगे। घर की सजावट के लिए खरीदारी भी तो करनी है ना। तुम्हें जो लेना होगा वहीं से ले लेना, ठीक है? अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ सना? अम्मी बहुत दर्द उठ रहा है। दर्द उठ रहा है? लेकिन अभी तो 7वां महीना चल रहा है ना। अरे क्या हुआ? आज फिर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, सना को दर्द हो रहा है। कोई भारी सामान उठाया था तुमने? तुम चिंता मत करो सना, ऐसी हालत में कभी कभी दर्द उठता है। मुनीर, बेटा बहू को अंदर ले जाओ। दवा लेकर थोड़ी देर आराम करेगी ना, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जाओ बहू, अंदर जाओ। कुछ नहीं हुआ। देख सब ठीक है, सब ठीक। चल बैठ इधर, सब ठीक, बैठ इधर। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। बेबी की गर्दन में कॉर्ड जकड़ गया है। आपकी वाइफ को एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर की वो नली जकड़ने वाली न्यूज
और फंदे वाली बात ने मुझे बिल्कुल डरा दिया। मुझे मेरे बच्चे की बहुत फिक्र होने लगी। हमारी ज़िंदगी अब किसी साए के शिकंजे में जकड़ती जा रही है, इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सारे वाकयात सिर्फ 2 रोज के अंदर हुए हैं? जी। और बहू की तबीयत बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गई? जी इमाम साहब। अच्छा, और आपने ये जो नया घर खरीदा है, ये किस मकाम पे है? जी वो सुपरमार्केट के पीछे हाईवे से 2 किलोमीटर दूर जो रास्ता जबलपुर की तरफ मुड़ता है, वहीं पर। राइट की तरफ, मजार के पास? मजार का तो पता नहीं इमाम साहब, लेकिन हाँ पास में एक पहाड़ी जरूर है। अल्लाहु अकबर। मुनीर, बेटा तेरे अब्बू अभी तक नहीं आए हैं। 2 घंटे पहले फोन तो आया था कि वो मस्जिद से इमाम साहब को लेकर निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुनीर, मुनीर, मुनीर दरवाजा खोलो। लगता है अब्बू आ गए। जी अबू, 15 मिनट और लगेंगे। मुनीर, भाईजान, मुनीर, 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 भाईजान, भाईजान, मुनीर, मुनीर, भाईजान, मुनीर। दवा ली थी तूने? पानी चाहिए? इसको अंदर ले जा। मैं मुनीर को देखती हूँ। मुनीर पता नहीं कहाँ चला गया। अशरफ, अशरफ, रुकिए। अशरफ, मुनीर, बाहर से कोई क्या हुआ? आपकी आवाज में बोल रहा था तो हमें लगा कि आप हैं। मुनीर दरवाजा खोलने आया, लेकिन आप तो फोन पर थे। मुनीर पता नहीं कहाँ गया। इमाम साहब मेरा बेटा। सब्र करो, सब्र करो मोमिना, सब्र करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आप लोग यहाँ आ जाइए। अब मैं एक हिसार बांधता हूँ। जब तक मैं घर से बाहर नहीं आ जाता, कोई भी इस हिसार के बाहर नहीं आएगा। या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
इमाम साहब, मेरा मुनीर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। घर के अंदर क्या हो रहा था कुछ पता नहीं, लेकिन घर के बाहर हम सब मुनीर के गम में रो रहे थे। थोड़ी देर में इमाम साहब घर के बाहर आते हुए नजर आए। क्या हुआ इमाम साहब, आप इतने खामोश क्यों? जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये घर छोड़कर चले जाइए। लेकिन मुनीर कहाँ है इमाम साहब? उसको जिन्नात उठाकर ले गए। हम कुछ नहीं कर सकते। इमाम साहब कुछ तो कीजिए। अरे ये जिन्नातों का डेरा है, और वो भी एक दो नहीं, बेशुमार। लेकिन हमारे घर में ही क्यों? क्योंकि आप उनके रास्ते में हैं। उधर उस पहाड़ी की गुफा में जिन्नातों का महल है, सड़क के उस पार मलंग पीर बाबा का मजार, रास्ते में ये घर। चले जाइए। हमने अगले रोज ही मकान खाली कर दिया। इमाम साहब ने बताया कि कुछ 50-55 साल पहले इस इलाके में एक पीर बाबा की कुटिया हुआ करती थी। मुसाफिर और मुरीद उनसे मदद मांगने और हाजिरी देने के लिए उनके पास आया करते थे। उन मुरीदों में इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी शामिल थे। जी हाँ, ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब वो चाहते हैं तो किसी के सामने भी आ जाते हैं, किसी से बात भी कर लेते हैं। वरना अल्लाह ने जो है एक पर्दा रखा है कि इंसान उन्हें देख नहीं सकता, उनकी आवाज़ को सुन नहीं सकता। बिल्कुल वो हमारी तरह दुनिया में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारे मामूलात इंसानों की तरह हैं। बस फ़र्क इतना है कि इंसान मिट्टी से पैदा है और वो दहकते हुए आग के शोले से। जिस घर का अरमान 25-30 वर्षों से था, उस घर में एक हफ्ता भी ना रह पाए। अब तो ये मलाल कब का ख़त्म हो गया। अब मैं दादी बन चुकी हूँ। भीड़ भाड़ में रहने की आदत पड़ चुकी है मुझे। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी हिफाजत की और मेरे मुनीर की ज़िंदगी भी बचा दी। उस रात इमाम साहब की दुआओं के असर से हमें पीर बाबा के मज़ार के पास हमारे घर का चिराग मिल गया, वो भी जीता जागता। क्या कसूर मैमूना का था, जो अपने सुकून भरे घर की चाहत में अपने परिवार के साथ उलझन में पड़ गई, या फिर उन जिन्नातों का जो अपना रास्ता बदलने पर राजी नहीं हुए? पता नहीं, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि चाहत और जिद का टकराव हमेशा भयानक होता है।
मेरी छोटी सी एक फैमिली थी। मैं, मेरे हस्बैंड राज और मेरी बेटी बबली। शादी के बाद मैंने अपना मॉडलिंग कैरियर छोड़ दिया था। राज का खुद का बिजनेस था। उनके बेस्ट फ्रेंड नलिन अक्सर घर आया करते थे। मैं नलिन को थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी। उस दिन नलिन घर आए थे राज को तिरुपति लेके जाने के लिए। राज, तुम्हारा जाना इतना जरूरी है क्या? नलिन मेरा अच्छा दोस्त है। He needs me यार। He needs you। और हम लोगों का क्या? हमें भी तो तुम्हारी जरूरत है ना यहाँ पर। अरे एक दिन की तो बात है, तिरुपति तक जाना है, कल वापस भी आ जाऊंगा। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम उस नलिन को मना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है और तुम बेकार में उसके पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा, मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ या वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है? उसी का होगा। हाँ नलिन, या कमिंग 2 मिनट्स या। डार्लिंग कल तक वापस आ रहा हूँ, ओके? पापा जल्दी आना, आई विल मिस यू। आई विल मिस यू टू बेबी। चले? Come on, Nisha, please. मेरे मना करने के बाद भी राज नलिन के साथ बाहर गए। वो अगले दिन रात को लौटने वाले थे। They were late as usual। मम्मा की बच्ची, तुम ना बहुत शैतान हो गई। क्या है ये सब? चलो गेट टू बेड। नो। नो क्या? कल स्कूल नहीं जाना है? नहीं। चलो, you have to go to school। नहीं। रात के 9 बज गए थे तो मैं बबली को अंदर सुला के हॉल में अकेली बैठ के टीवी देख रही थी, पर शायद मैं अकेली नहीं थी। तुम जानती हो कि मेरे लिए यहाँ पर बैठ के सॉरी बोलना कितना मुश्किल है, फिर भी इतनी बार बोल चुका हूँ। आई रियली कन्विंस्ड कि तुम सही हो और टैबलेट्स मेरे लिए बुरे हैं और मुझे डेफिनेटली टैबलेट्स को छोड़ना ही होगा। आई रियली मीन। रियली? आपको क्या लगता है मैं अपने लिए कहती हूँ ये सब? मुझे थोड़ी कुछ होता है उन टैबलेट से, लेकिन आपके लिए वो टैबलेट नुकसान करती है, आपको पता है? आपके भले के लिए मैं कहती हूँ और आप मुझसे गुस्सा करते हैं। फिर तुझे वो अपनी प्रॉब्लम सुनाना शुरू करेगी। कैसे होता है, लेकिन तुझे चिंता करती है, तेरी कितनी फिक्र करती है, लेकिन तुझे उसके इमोशंस की कोई परवाह नहीं। लेकिन वो तुझ पर हावी नहीं होनी चाहिए ना। इससे पहले कि वो अपनी बातें और अपनी प्रॉब्लम्स तुझे बताना शुरू करे, तुझे अपना अगला बात छोड़ना है। ओके, मैं वादा आज के बाद मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। सुनाई नहीं दिया, क्या कहा? नहीं खाऊंगा। ओके। ये अपना लास्ट राउंड ऑफ फायर तुझ पर फायर करेगी, क्योंकि इसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगी और जीत लेगा ना। लेकिन पता है क्या, ना भी क्यों ना कह सकते, क्योंकि आप लिप प्रॉमिस
मुझे न जाने क्यों डर सा लगा था। उस दिन जब फ़ोन की घंटी बजी मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई। वैसे तो दिन भर फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन उस रात उस फ़ोन की वजह से मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हेलो हेलो निशा, मैं बोल रहा हूँ नलिन। नलीन, बोलो क्या बात है? और राज कहाँ है? देखो, डरने की बात नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। नलीन, हुआ क्या है और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? निशा, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? तो तुम लोग हो कहाँ और राज कहाँ है? हम अस्पताल में हैं, राज को फर्स्ट एड मिल रहा है। नलीन, मेरी राज से बात कराओ, राज ठीक तो है ना? सब ठीक है, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए फोन किया था। राज को डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं, जैसे वो होश में आएगा मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। हेलो हेलो नलीन, नलीन हेलो। निशा का फोन आया था, वो कुछ घबराई हुई सी थी। उसने हमें एक्सीडेंट के बारे में बताया और हम फौरन घर से निकल पड़े। और रास्ते में हमें एक और बुरी खबर मिली। और कुछ कहा निशा ने? यही कि राज बिल्कुल ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। हेलो जी, क्या? पापा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था और बोला कि राज और नलिन का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, राज और नलिन दोनों ठीक है ना? उन लोग को फर्स्ट एड मिल गया है। मामा, पापा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। हम लोग जाके देख लेते हैं, इससे पहले की सिचुएशन बिगड़ जाए, वहाँ पे चले जाते हैं ना। मामा बेटा, मामा एक काम करिएगा मेरा, बबली के पास आप रहिए, उसको संभाल लीजिएगा। हाँ, कुछ जरूरत पड़ी तो पापा चलिए देखते हैं। चलिए चलिए ना, जल्दी से पहले लेट हो जाए। चलिए ना पापा, चलिए ना। बस कर, राज छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। मर चुका है वो। मम्मी को क्या हो गया? हम आपको पता है क्या कर रहे हैं? पापा, अभी थोड़ी देर पहले नलिन का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि राज ठीक है, राज को फर्स्ट एड मिल गया, वो हॉस्पिटल में है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नलिन तुम्हें कैसे फोन कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता पापा नलिन फोन? क्योंकि नलिन मर चुका है, उन दोनों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मेरी बात हुई है नलिन से, अभी थोड़ी देर पहले नलिन का फोन आया था। नहीं बच्चे, अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। फोन आया था नलिन का। हेलो निशा, हेलो निशा, हेलो निशा, मैं बोल रहा हूँ नलिन। फिर जब न्यूज़ कंफर्म हुई, मेरी और बबली की तो जैसे पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, और ऊपर से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ हो, कोई हर वक्त मेरे आसपास है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि राज हमारे पास आ गए।
राज, कहाँ है मेरा बबली बेटा? बबली किधर गई? कहाँ छुप गई? इधर है। हाँ बबली, अरे नानू को हरा के छोड़ेगी क्या? कहाँ है तू? अरे बबली बेटा कहाँ हो? ए बबली नानू को बहुत सताती है। हाँ किधर गई बबली? किधर है, किधर है, किधर गई बबली? इधर। अरे मेरी बबली बहुत शैतान हो गई है। मैं भी तुम्हारा नानू हूँ, पकड़ लूंगा। बबली अभी पकड़ने को आया मैं। आया बबली को पकड़ने आया। बबली किधर है, किधर बबली? आपको कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आपको कुछ नहीं दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। भैया आराम से लेके जाओ, आराम से लेके जाओ। पापा पापा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। पापा पापा क्या क्या बोल रहे We had not even gotten over राज कि डैड की डेथ हमें फेस करनी पड़ी। एक के बाद एक मुश्किलें हमें घेरती गई, बट एक बात मुझे बार बार सताती थी। क्या कहना चाहते थे डैडी मुझसे? वो क्या एक बात थी जो बोलना चाहते थे? आई नो बबली, इट्स यू। चलो अब मस्ती बंद करो और खाना खाकर सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। मम्मा जल्दी आओ ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ टेबल पे। इन सब बुरे हादसों के बाद मैं एक तांत्रिक से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि शायद मेरे पति के अंतिम संस्कार विधियों में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए ये सब हो रहा है। हमें तो यही लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसके बाद जो हुआ, आई कुड नॉट हैव एवर इमेजिन।
हादसे के बाद हमें यकीन हुआ कि हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इंटरनेट के ज़रिए मुझे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में पता चला। जब मेरे पास पहली बार निशा का ईमेल आया, उसे पढ़ के ऐसा लगा कि निशा की परेशानी आम लोगों की परेशानी जैसी है। कई आम लोग जिन्हें लगता है सोते समय उनके शरीर पे कोई बैठा है और उनके अंग हिलाने से उन्हें रोक रहा है, ऐसी चीज़ों को हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। मुझे लगा निशा के केस में भी स्लीप पैरालिसिस का चक्कर है, इसलिए मैंने शिशिर को असाइन किया निशा का केस देखने के लिए। निशा ने हमें यह बताया था कि उसकी लाइफ में 3 लोगों की अकस्मात मौत हो चुकी थी, उसके पति और उसके दोस्त की और उसके फादर की। हमारे लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि निशा को किसकी आत्मा परेशान कर रही है। गौरव और शिशिर से बात करने के बाद आई फेल्ट रिलैक्स्ड एंड बेटर, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग। सिर्फ मेरी हो निशा, निशा। कोई तुम्हारी कसम नहीं कर सकता, कोई काश राज ने मेरी बात सुन ली होती। नलिन के तो इरादे मुझे शुरू से ही पता थे। हम औरतों को अच्छी और बुरी नीयत का पता चल जाता है। जो हरकत नलिन जीते जी नहीं कर सका, वो मरने के बाद करने की कोशिश कर रहा था। और अब
राज भी तो नहीं थे मुझे बचाने के लिए। आखिरकार उस स्पिरिट ने खुद को मैनिफेस्ट किया और हमारा शक भी सही निकला। वो स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि निशा के पति का मित्र ही था। एक बार जब ये क्लियर हो गया तो हमने निशा की ट्रेनिंग को और बढ़ा दिया। अब निशा के बिलीफ सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं। देखा ये गया है कि जब इंसान खुद में स्ट्रांग होता है तो किसी भी तरह का स्पिरिट उससे अटैच नहीं हो सकता है। मैंने साइकिक प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मुझे पता था कि नलिन मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। इस बार मैं तैयार थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं डरूंगी नहीं। तुम मर चुके हो। सुना तुमने? मर चुके हो। सुना तुमने? मर चुके हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी रहूंगा। मैंने एक लड़ाई तो जीत ली है, पर मुझे पता है कि जंग अभी जारी है। मैंने अपना हौसला बनाया हुआ है, क्योंकि आई एम श्योर ही इज़ अराउंड। उस घड़ी के इंतज़ार में जब मैं कमज़ोर पड़ूं और वो दोबारा मुझ पर अटैक करे। प्रेतत्व जो है इच्छा शक्ति से जन्म लेता है, प्रेत का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई लगाव, इस तरह की कोई बात राज के अंदर नहीं थी, लेकिन नवीन के अंतर्गत शुरू से इच्छाएं थी कि हम किसी तरीके से निशा को प्राप्त करें। यही कारण है कि नवीन जो है उसका मन शरीर नष्ट होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त होकर के वह सारे कार्य वो जीवित रह करके जो करना चाहता था वो निशा से करने की कोशिश कर रहा है। सेक्सुअल डिजायर्स जैसे जिंदा इंसानों में होती है, स्पिरिट में बिल्कुल वैसी ही होती है। कई स्पिरिट्स अपनी जिंदगी के बाद भी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने का सोचते हैं। ऐसा ही केस निशा के साथ था। महासंतों,
भगवानों की तस्वीरों में हमने कुछ रोशनी के सर्कल्स देखे हैं उनके सर के पीछे, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के चारों तरफ कुछ एनर्जी सर्कल्स होते हैं। ऑरा शील्डिंग यह वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने चारों तरफ की एनर्जी को इस कदर मजबूत बना देते हैं जिससे कि कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ सके। निशा के संदर्भ में भी हमने यही किया। हमने उसके चारों तरफ के ऑरा सर्कल को इस कदर से मजबूत बना दिया जिससे कि वह नेगेटिव एनर्जी उसको पेनिट्रेट ना कर सके, अर्थात उसके अंदर प्रवेश ना कर सके, उस पर हावी ना हो सके और धीरे धीरे वह उससे मुक्त हो जाए। आई एम अलोन एंड आई एम फेड अप। मुझे अपनी बेटी की फिक्र रहती है। मुझे पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। निशा आज हमसे ट्रेनिंग ले रही है और उसके साथ हो रहे अत्याचार बहुत कम हो चुके हैं। उस स्पिरिट का आना जाना भी उसकी लाइफ में कम हो चुका है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि निशा को इस दिक्कत से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। मैं गॉड से हर रोज प्रे करती हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो।